Everyone, myself Ishita, and in this video, we'll be covering your part of syllabus for class 12 history, that is bricks, beads and bones. ओके तो ये वाला जो वीडियो है ना ये एक बेसिक ओवरव्यू होगा जो कि आपके एग्जाम्स लाइक सीयूईटी एनसीईटी और ऐसे ऐसे एग्जाम्स में हेल्प करेगा आपकी। ठीक है। तो इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट में हम सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में करेंगे क्योंकि दैट इज योर चैप्टर 1। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे क्योंकि इट वाज नियर द इंडस रिवर और जो कि अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसमें हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्रोनोलॉजी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये सब करेंगे जिससे आपकी एमसीक्यू असर्शन रीजंस ट्रू फॉल्स तो नहीं, हाँ लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये मैंने बहुत वैसे डिजाइन करा है कि एकदम डीप में नहीं है, ऊपर ऊपर से है क्योंकि ऑब्वियसली क्लास 12th में आप लोगों ने सब पढ़ रखा होगा जो कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की हिस्ट्री वाले थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेशन क्या होती है एक सिविलाइजेशन की ये आता है अगर कोई आप में से हिस्ट्री ऑनर्स आगे परस्यू करना चाहता है तो ये बनता है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। So civilization is a complex society characterized by distinct way of life, belief and social organization. ठीक है। तो बेसिकली सिविलाइजेशन सिर्फ नहीं है कि दो चार लोग एक जगह रह रहे हैं तो उसको सिविलाइज्ड कह दे, कोई पढ़ा लिखा है तो वो बंदा सिविलाइज्ड है, सिविलाइजेशन का पार्ट है, नहीं। बेसिकली सिविलाइजेशन होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन जीते हैं लोग। उनके अलग अलग बिलीफ्स होते हैं, कल्चरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ण सिस्टम टाइप जिसको हम बोल सकते हैं हमारी वैदिक इंडिया के अनुसार। और इसमें ज्यादातर अर्बन सेंटर्स आते हैं, रूरल यानी कि गाँव का, अर्बन यानी कि डेवलप्ड। ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, सोशल हायरार्कीज होती है। ठीक है कि पहला राजा फिर उसका सबऑर्डिनेट फिर उसकी प्रजा, इसको बोलते हैं हायरार्की। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली साइट डिस्कवर्ड हड़प्पा हुई थी। किसी भी सिविलाइजेशन का नाम उसकी पहली जो साइट डिस्कवर होती है उसके नाम पे पड़ता है हमेशा। ठीक है। और इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्रोंज जो होता है ना उसका यूज होना स्टार्ट हो चुका था। और इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर, इसको फर्स्ट सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो कि दुनिया ने देखी थी। और ये कंटेम्प्रेरी थी मेसोपोटामिया और इजिप्ट के, यानी कि ये तीन पैरेलल में चलती थी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इजिप्ट और हड़प्पन। ये अपने टाइम के हिसाब से बहुत डेवलप्ड थे तीनों, बट सबसे ज्यादा हड़प्पन। अब इसकी डिस्कवरी और एक्सटेंट क्या था? 1921 में दयाराम साहनी, इन्होंने पहली बार सील्स वहां से डिस्कवर करी थी अंडर एएसआई जनरल जॉन मार्शल। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। उस समय उसके जनरल थे जॉन मार्शल, उनके अंडर दयाराम साहनी ने 1921 में पहली साइट इसकी डिस्कवर करी थी, दैट इज हड़प्पा। और पता चला था कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि आईवीसी लाइक बहुत बड़े स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक्सपेंडेड थी। इंडिया, पाकिस्तान और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान। ठीक है। ये वाला हो चुका, सॉरी दो बार लिख दिया। अब इसके क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी यानी कि साल दर साल क्या क्या बात हुआ और मेजर फेसेस। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, अर्ली, मैच्योर और लेट। लेकिन हम जब भी बात करते हैं ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम इन जनरल जब भी टॉक करते हैं इसका तो हमेशा हम लोग मैच्योर हड़प्पन फेज को दिमाग में लेते हुए चलते हैं, उसी की बात होती है। अर्ली और लेट को इतना नहीं गिना जाता। तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन था 2600 बीसीई से पहले का टाइम, जब अभी छोटी छोटी सेटलमेंट होना शुरू हुआ था। बहुत अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुए थे, पॉटरी स्टाइल्स जो है डेवलप होना शुरू हो गया था। प्रॉपर अर्बनाइजेशन जो है इसका मैच्योर हड़प्पन फेज से शुरू हुआ था जो कि 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई तक चलता है। इसमें हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, सीटाडेल, लोअर टाउन, अपर टाउन, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सब बहुत अच्छे से होने लगा था, पॉटरी। ठीक है। और लेट हड़प्पन यानी कि अब ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। इसमें लोगों ने, अब इसमें एक हिस्टोरियंस के पास ना एक प्रॉपर वन रीजन नहीं है कि हाँ भाई इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है खत्म होने लगी थी, नहीं। किसी के पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बहुत सारे एस्टिमेटेड डेट्स है, बहुत सारे टेंटेटिव डेट्स है, टेंटेटिव रीजंस है। ठीक है। बट आपको मेन इसमें मैच्योर हड़प्पन फेज जो होता है ना इसको ही दिमाग में लेके चलना है, लेटर और अर्ली इतना मैटर नहीं करता है। अब यहाँ के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या मिले थे और सोर्सेज ऑफ नॉलेज यानी कि हमें कैसे पता कि यहाँ पे क्या क्या था।
एक्सकेवेशन यानी कि जो खुदाई होती है ऐसी साइट्स पे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, बनावली, ऐसी ऐसी साइट्स पे हुआ था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी साइट्स कहाँ पे थी। जैसे कि मोहनजोदारो पाकिस्तान, हड़प्पा प्रेजेंट डे पाकिस्तान, लोथल प्रेजेंट डे गुजरात, धोलावीरा प्रेजेंट डे गुजरात, कालीबंगन प्रेजेंट डे राजस्थान, बनावली प्रेजेंट डे हरियाणा। ठीक है। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स यानी कि सील्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, इन सबको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। इसमें क्या कहती है, पॉटरी थी, इंट्रिकेट सील्स थी। सील्स वर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप यू रिमेंबर दिस बेसिक थिंग। बीड्स होते थे अलग अलग शेप के, साइजेस के, कलर्स के। फंक्शनल टूल्स, ठीक है, मेनली हंटिंग, गैदरिंग और एग्रीकल्चर के लिए। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स पहनते थे वहाँ के लोग। चिल्ड्रंस टॉयज जैसे कि टेराकोटा हो गया, ठीक है। और डिटेल्ड स्कल्पचर, स्कल्पचर हमें बहुत सारे मिले थे, जैसे कि द प्रीस्ट गॉड, सॉरी द प्रीस्ट किंग, मदर गॉडेस, ठीक है। हड़प्पन सील्स सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर था, ये स्टीटाइट की बनी होती थी। स्टीटाइट एक टाइप का पत्थर होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, किसी भी शेप में किसी भी साइज में इसको कन्वर्ट कर सकते थे, इसलिए स्टीटाइट वाज यूज्ड। ठीक है। इसके ऊपर एनिमल मोटिव्स होता था। मोटिव यानी कि एक बहुत नुकीली चीज से किसी चीज को लाइक बनाना, समझ रहे हो, जैसे कि क्ले को गीला करके उसके ऊपर अगर तुम पेन से कुछ करोगे तो अंदर वो लाइन छोड़ता चला जाएगा ना, उसको बोलते हैं। वैसा होता था। एंड बट इसकी जो स्क्रिप्ट है ना, हड़प्पन स्क्रिप्ट, वो सिंबॉलिक थी, लेकिन पिक्टोरियल थी, ठीक है, पूरा पिक्चर्स बना होता था। लेकिन वो अब तक अनडेसिफर्ड है, यानी कि कोई अब तक उसको डेसिफर नहीं कर पाया है। एंड अभी तक गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसको डेसिफर कर पाए, बट इट इज स्टिल अनडेसिफर्ड। इसकी वजह से आधे से ज्यादा हमारे पास सीक्रेटिव ही रह गई है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और अगर एक बार हमें इसकी, अगर हमने लाइक स्क्रिप्ट को डिसिफर कर लिया तो हमें उनके रिलीजियस बिलीफ्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल सकता है। Archaeologists such as Alexander Cunningham, John Marshall, R.E.M. Wheeler, Jairam Sahani, S.R. Rao were instrumental in uncovering this ancient civilization. ये कुछ renowned हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने बहुत ट्राई करा है, इनकी मदद से ही हमें आज जितना पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वजह से इनका ही वो योगदान है। The reconstruction of this history relies heavily on these archaeological matters, as written records are scarce and largely undeciphered, making physical remnants our primary source of knowledge. Physical remnants यानी कि archaeological sources. अब written source है, literary source है, but फायदा नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि वो undeciphered है। तो इसलिए हम जितना भी आईवीसी के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ वो जो है हमारा archaeological sources पे ही based है। अब इसकी urban planning बहुत sophisticated थी। I hope you guys remember whatever you studied in class 12th. Mohenjo-daro exemplifies the sophisticated urban planning of the Harappan civilization. इसका one of the major features ही ये था, और एक टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम। सिटी डिवीजन, सिटी को इन लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, लोअर टाउन और अपर टाउन। अपर टाउन को ये लोग सीटाडेल भी कहते थे। तो क्या होता था, सीटाडेल जो होता था ना, वो एक स्लाइटली हाई रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना होता था और चारों तरफ से ये फोर्टिफाइड था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं, जैसे कि द ग्रेट बाथ, द ग्रीनरी, ठीक है। अब उनका यूज क्या था ये हमें आज तक पता नहीं चला। कोई कहते हैं ये रिचुअल पर्पसेस के लिए होगा, कोई कहता है कि ये जो क्लास के हायर सेक्शन था वहां उनके लिए रेजिडेंशियल पर्पस होगा, बट वी नेवर नो इसका रियल रीजन क्या है। ग्रेट बाथ के बारे में करना है। ग्रेट बाथ बेसिकली से बस ये ग्रेट बाथ के बारे में ज्यादा नहीं पूछेंगे, लाइक ऑब्वियसली इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट बस ये आएगा कि व्हाट वाज कि व्हाट स्ट्रक्चर्स वर फाउंड इन सीटाडेल, ठीक है। तो उसमें ग्रेट बाथ एक ऑप्शन होगा, तो गलती से मत भूल देना वो टिक लगाना। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक सिस्टम था वहां पे, जितने ऑल ओवर द सिविलाइजेशन एक ही ब्रिक का साइज था, 2:4:8, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट यही था। ग्रिड प्लेटफॉर्म, अब सॉरी, ग्रिड पैटर्न। तो जो स्ट्रीट्स थी, पहले नालियां बनाई जाती थी, ड्रेन्स, और उसके बाद जो स्ट्रीट्स थी वो बनाई जाती थी, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे, कि हर एक जो गली थी उसके पास से एक ड्रेन जाता ही जाता था, उसके हर एक घर के बाथरूम और किचन पे ड्रेन जो है सड़क का वो मिलता ही मिलता था, ठीक है। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, एन इम्प्रेसिव कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो वो मैं बताती हूँ, अब जो सड़कों पे नालियां थी ना, वो बहुत कवर्ड रहती थी, कवर्ड वो होती थी वो लाइमस्टोन से। वो इसलिए होती थी कि ताकि वो हटा के अंदर का जो कचरा होता है ना, टिग्रिस सॉरी टिबरिस, उसको साफ कर सके, ठीक है। तो ये दिखाते कि वहां के लोगों को अपनी सैनिटेशन का बहुत ख्याल था।
Key architectural marvels like the Great Bath warehouses, well-designed residential areas reveal a highly organized civic life and a strong sense of community planning. अब इनकी subsistence strategies यानी कि ये लोग क्या खाते थे, कैसे जीते थे, इनका agriculture, animal husbandry और एग्रीकल्चर में ये लोग इनकी प्राइमरी क्रॉप जो ये ग्रो करते थे वो था वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपीस, ठीक है, सेसम और मिलेट्स। राइस बहुत ही रेयर था क्योंकि ऑब्वियसली राइस नीड्स हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो कि वहां पे तब इतना अवेलेबल नहीं था कि राइस को जो है सपोर्ट कर पाए, तब ऐसा इकोसिस्टम वहां का नहीं था। ऑक्सिन यानी कि बैलों का पेड़ पर वाइडली यूज फॉर प्लोइंग, एविडेंस्ड बाय टेराकोटा प्लोस एट चोलिस्तान एंड बनावली। चोलिस्तान और बनावली पे जब एक्सकेवेट किया गया तो वहां से टेराकोटा एनिमल मिला ऑक्सिन का, जो कि ये शो करता है कि वहां के लोग वर अवेयर विद द एनिमल ऑक्सिन और इनका यूज क्या होता था, क्योंकि टेराकोटा में वो साफ साफ दर्शाया गया है कि ऑक्सिन जो है वो प्लो कर रही है फील्ड को। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स है शोटुगई विच इज इन प्रेजेंट अफगानिस्तान। ये मैं इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि ये आता है टू चेक कि भाई बच्चे ने डीपली करा है नहीं करा है, तो प्लीज अब जो मैं बोल रही हूँ, इफ यू वांट यू गाइस कैन नोट द होल थिंग डाउन। एंड वाटर रिजर्वॉयर्स एट धूलावीरा प्रेजेंट डे गुजरात सपोर्टेड एग्रीकल्चरल आउटपुट। शोटुगई में कैनाल्स थे, वो पतली पतली सी ट्यूब टाइप पानी जाता है जिससे वाटर रिजर्वॉयर्स धूलावीरा में मिले। ऑल्सो 700 वेल्स मिले थे अकेले मोहनजोदारो से। ठीक है, तो ये आता है हाउ मेनी वेल्स वर फाउंड, 700। ये क्वेश्चन बनता है कैसे एग्जाम्स में। हार्वेस्टिंग टूल्स comprised sophisticated stone blades fitted with wooden handles alongside copper implements। तो जिससे वो लोग खेती करते थे ना, बेसिकली उनका स्टोन का होता था ब्लेड और उसके पीछे वुड का हैंडल, साथ में कॉपर लगा होता था ताकि सही से वो लोग सॉइल को टिल्ट कर पाए, प्लो कर पाए फील्ड को। ठीक है, ये इमेज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि यू नो व्हाट एन ऑक्सन इज। अब उनकी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि वो कैसे जानवर पालते थे, क्या खाते थे, और राइट। तो बेसिकली वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे कैटल, शीप, गोट्स, बफलो, पिग्स। ठीक है, और ये लोग खाते थे हंटिंग, फिशिंग। फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे बर्ड्स का, फिशेस के हमें जमीन के अंदर से बोन्स मिली हैं विच शो कि भाई ये लोग ये खाते थे। अब इनका क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो भी सेट सेट करेगा पेपर, सीयूईटी, एनसीईटी, जो भी एग्जाम है वो यहाँ से पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, the Harappan civilization, sorry, the Harappan economy thrived on skilled craft production and extensive trade networks। तो बेसिकली इनकी जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन तो थी ही थी, साथ में ये लोग ट्रेड भी करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया से, ओमान से, ऐसी ऐसी जगह से। यहाँ के स्किल्ड आर्टिसंस थे, यानी कि यहाँ के जो आर्टिसंस थे, जो लोग पॉटरी करते थे, ऑर्नामेंट बनाते थे, उनको इतनी एडवांस नॉलेज थी क्राफ्ट्समैनशिप की कि बहुत एडवांस ये लोग बीड्स बनाते थे, पॉटरी ऑर्नामेंट्स बहुत सुंदर बनाते थे। जार्स, रिम के जार्स होते थे वहां पे। ठीक है, ब्रोंज एक टेक्नोलॉजी। ब्रोंज जो मेटल होता है ना, वो ये लोग अपने ऑर्नामेंट्स में यूज करते थे, जो कि दिखाता है कि इनको मेटलर्जिकल जो है नॉलेज थी, इनको पता था क्या क्या यूज करना है। एक्सटेंसिव ट्रेड, अब ये लोग मरीन से भी ट्रेड करते थे और ये लोग जो है अपना लाइक रोड बाय रोड भी ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया जैसी जगहों के साथ। अब हमें ये कैसे पता कि कैसे ये लोग यहाँ वहीं पक्का ट्रेड करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया के कुछ कुछ चीजें हमें हड़प्पा में मिली और हड़प्पन सील्स और बीड्स हमें मेसोपोटामिया में मिले। और ओमान का जो कॉपर ट्रेसेस है, निकल ट्रेसेस हैं, वो हमें हड़प्पा की जमीन पे मिले हैं, विच शोज कि हाँ भाई इन लोगों में ट्रेड होता था। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे ये लोग, बाहर से लाते थे, जैसे कि लैपिस लैजुली, बहुत ही लग्जरियस, उस टाइम के लिए लग्जरियस ब्लू कलर का स्टोन होता था, जो कि ये लोग अफगानिस्तान से लाते थे। और शेल ये लोग नगरकोट और बालाजी से, बालाजी कह रही हूँ, बाल नगरकोट से लाते थे। ठीक है, और इनका इनलैंड ट्रेड होता था ये, क्योंकि वो हमारा गुजरात में ही था। ठीक है, गुजरात और पाकिस्तान के थोड़ा साउथ की तरफ, जो हमारा कोस्टल एरियाज हो गया। ठीक है, स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता था, यानी कि इन लोगों को पता था वेट कैसे करना है। वेट जो होता है ना, वो नहीं होता आजकल तराजू पे जो पत्थर रखते हैं, वो तब ये चर्ट के बनाते थे। चर्ट इज अ काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है, जो कि भारी होता था। और इनके पास लोअर डिनोमिनेशन के भी होते थे, अपर डिनोमिनेशन के भी होते थे। और जो अपर वाले होते थे ना, यानी कि भारी जो पत्थर होता है, वो डेसिमल सिस्टम में चला जाता था। अब इनकी सोशल लाइफ,
द हड़प्पन सोसाइटी appears to have an egalitarian with strong mutual cooperation. ये हो सकता है कि egalitarian सोसाइटी थी, egalitarian यानी कि क्लासलेस सोसाइटी, यानी कि कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा नहीं था, सभी इक्वल थे. स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कॉपरेशन होता था. हमें कैसे पता? क्योंकि वहाँ की स्टैंडर्डाइज ब्रिक सिस्टम देखो आप. ठीक है. और जो घर थे उनका सिस्टम देखो, हर चीज वहाँ पे इक्वल थी. नो एविडेंस ऑफ रिजिड कास्ट सिस्टम, कोई कास्ट सिस्टम के हमें एविडेंस नहीं दिख रहे हैं. विमेन की भी अच्छी खासी पोस्ट थी, क्योंकि हमें किसी भी चीज से ऐसा तो नहीं लगा कि भाई विमेन को सबॉर्डिनेट देखा जाता था मेन के. नहीं. और वहाँ की औरतों को फैशन पसंद था, हमें ये भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई रिच क्लास ज्वेलरी दिख रही है, ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, इनकी औरतें वहाँ की फैशनेबल थी. सॉरी. रिलीजियस बिलीफ्स, अब हमें रिलीजियस बिलीफ के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, हो सकता है तब पता चल जाए जब इनकी स्क्रिप्ट डिसिफर हो जाए. बट अभी जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उससे यही पता चला है. एक हमें मिली है मूर्ति मदर गॉडेस की, जो कि ऐसा शो करती कि मे बी वो शी इज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड लाइफ. ठीक है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सील है, इसके बारे में आता ही आता है. देखो, ये तो रिलीजियस बिलीफ वाला है ना, ये तो समझ लो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वो यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा. एक मिला है हमें सील, जिसके ऊपर एक आदमी बैठा है इन अ योगिक पोस्चर एंड ही सराउंडेड बाय कैटल्स. तो ऐसा देखने में लग सकता है कि वो प्रोटो शिवा है. ठीक है. बट अगर हम देखें, हम उनको रुद्र भी नहीं कह सकते. रुद्र इज अनदर नेम फॉर लॉर्ड शिवा, क्योंकि रुद्र जो है 6th सेंचुरी बीसीई में पहली बार ऋग्वेद में यूज हुआ था. एंड दिस सिविलाइजेशन इज ओल्डर देन दैट, देयर इज नो वे कि इन्होंने कुछ टाइम ट्रेवल करके नाम निकाला है. तो ये हमें नहीं पता कि वो रुद्र ही है या फिर उनके ही अपने कोई गॉड है. ठीक है. और एक हमें मिला है प्रीस्ट किंग का. ठीक है. तो अब हमें ये नहीं पता कि वो वहाँ के राजा की है. ये भी हो सकता है कि वहाँ के राजा हो वो एक्चुअली, या फिर हो सकता है कोई गॉड हो. बट एक बात तो पक्की है कि यहाँ के जो लोग थे ना, वो वर्शिपर्स ऑफ नेचर थे. वो फल फ्रूट पानी पेड़ एनिमल्स बर्ड्स इन सबको बहुत वैल्यू देते थे, इनकी पूजा करते थे, जो कि अभी भी हिंदुइज्म में भी होता है. बरियल प्रैक्टिसेस यानी कि कब्र. कब्र से हमें बहुत कुछ पता चलता है सोसाइटी के बारे में. Burial practices varied, revealing social diversity with some graves containing richer offerings than others. अब कुछ कुछ बरियल्स ऐसे थे, कुछ कुछ कब्रें ऐसी थी जिसमें सिर्फ स्केलेटन मिला है हमें एक ह्यूमन का, कि हाँ भाई ठीक है, ये बंदे को मरे हुए को ये लोग गाड़ते थे. दे यूज टू बरी द डेड. तो हमें ये पता चल गया. कुछ कुछ से हमें ना ऑर्नामेंट्स, लैपिस lazuli के पत्थर, बीड्स, ये सब भी मिले हैं, जो कि शो करता है कि शायद वो वाली जो ग्रेव है ना, वो किसी अमीर इंसान की हो सकती है. ऑल्सो ये लोग खाना भी, खाना टूल बीड्स ऑर्नामेंट्स ये सब भी कभी कभी दफनाते थे, जो कि शो करता है कि ये लोग लाइफ कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे, कि ये जो बंदा मर गया, अब इसकी आगे की जर्नी में ये सब चीजें इसको काम आएंगी, खाना पानी कपड़े, तो हम इसके साथ ही दफना देते हैं. ठीक है. While governance was likely organized, there's no clear evidence of specific ruler or king. Seals might indicate a form of administrative control or authority. अब देखो, वहां पे राजा था, गैलिटेरियन थी सोसाइटी, हमें इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है. 3 सेक्शन है. एक सेक्शन कहता है कि भाई एक ही राजा था जो कि पूरी इकोनॉमी को चला रहा था, पूरे सिविलाइजेशन को. दूसरा सेक्शन कहता है कि नहीं भाई, जो जो एक स्टेट था ना, एक एक स्टेट में एक एक रूलर था. तीसरा सेक्शन कहता है कोई रूलर ही नहीं था. बट जो मोस्ट प्रपोज्ड थ्योरी है, मोस्ट बिलीव्ड, मोस्ट एक्यूरेट अभी तक थ्योरी जो लगती है, वो फर्स्ट वाली लगती है कि एक ही राजा था. क्योंकि खुद समझो ना, अगर हर एक स्टेट में अलग अलग राजा होगा तो देयर इज नो वे कि पूरे सिविलाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी होगी. कोई राजा कहेगा मैं तो ऐसी ब्रिक रखूंगा, कोई राजा कहेगा मैं नालियां नहीं बनवाऊंगा. और अगर राजा नहीं है, दैट इज जो कि प्रपोजल है थर्ड ग्रुप का, तो फिर जरूरी नहीं है ना कि लोग यही कहें कि हाँ भाई ठीक है, हम तो यही करेंगे, इसी स्टैंडर्ड की ब्रिक रखेंगे, ऐसे ही सील्स बनाएंगे. लेकिन अगर एक राजा हुआ, वो पूरे सिविलाइजेशन को गाइड कर सकते हैं कि तुम ये करोगे. तो हमें लगता है कि फर्स्ट प्रपोज्ड थ्योरी जो है वो सही है. अब हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. The undeciphered code. The Harappan script, predominantly found on seals, remains one of the greatest mysteries of the ancient civilization. ये अब तक एक mystery बन के रह चुकी है, उसकी सील पे जो लैंग्वेज लिखी है. Despite numerous scholarly attempts, it has yet to be deciphered. बहुत हिस्टोरियंस बहुत सालों से ट्राई कर रहे कि डिसिफर कर ले, क्या लिखा है पढ़ ले, बट नहीं डिसिफर हो रही. This unique script comprises of symbols, animal motifs, potentially encoding vital political, economic or religious information about Harappan people. अब ये जो स्क्रिप्ट है ना, हड़प्पन स्क्रिप्ट, इसके ऊपर सिंबल्स है, एनिमल्स मोटिव्स है. और अगर एक बार ये
कभी डिसिफर हो गई तो हमें ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉलिटिक्स पता चलेगी, इकोनॉमी और रिलीजियस इंफॉर्मेशन जो कि अभी भी थोड़ी धुंधली है, क्या थी क्या नहीं, वो प्रॉपर पता चल जाएगी. The decipherment of this script holds the key to unlocking a deeper understanding of the society, its integrate governance, structure and daily habits of the inhabitants. एक बार अगर हमने डिसिफर कर ली तो जो वहाँ की प्रॉपर गवर्नेंस कैसे हो रही थी, कौन राजा था, कैसे उनका हायरार्की थी, इगैलिटी थी या नहीं सोसाइटी, डेली लाइफ के प्रैक्टिसेस क्या थे, सोशल कस्टम्स क्या थे, सब पता चल जाएगा. The absence of Rosetta Stone equivalent makes deciphering the Harappan script a monumental challenge for archaeologists and linguistics. अब एक स्टोन था वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट, रोसेटा स्टोन. वो लाइक वाइल एक्सकेवेटिंग वो अचानक से गायब हो गया, या तो कोई चोरी करके ले गया, वी डोंट नो. तो ये भी एक अलग ही बनी हुई है वो वहाँ की सीक्रेसी की इसके साथ क्या हुआ था. तो इट इज सेड कि उसके अंदर कुछ तो था जिसकी वजह से ये स्क्रिप्ट जैसे पर हो सकती थी, बट somebody stole it or it got destroyed. तो इसकी वजह से लिंग्विस्ट्स वो लोग होते हैं जो कि लैंग्वेज को सीखते समझते हैं, जो कि लैंग्वेज एंथुसियास्ट होते हैं. ठीक है. अब द डिक्लाइन एंड लेगेसी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है 1900 बीसीई, बीसीई के बाद से ना डिक्लाइन होने लग गई. मोहनजोदारो हड़प्पा जैसी जो साइट्स थी 1700 बीसीई तक वो एकदम खत्म होने लग गई कि लोग वहां से बाहर जाने लगे, अबैंडन करने लगे. यूपी, महाराष्ट्र, ऐसी ऐसी जगह. ठीक है. और वो क्यों करने लगे थे इसका एग्जैक्ट रीजन अब भी नहीं पता. कुछ कुछ प्रपोज्ड थ्योरीज है, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स. कोई कहता है कि वहां पे सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से लोग रह नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सेंट्रल इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिया. कोई कह रहा फ्लड आ गई थी जिसकी वजह से डेवस्टेट हो गई थी पूरी सिटी. कोई कहता है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस था कि जो है रोमन एम्पायर वो उसके डिक्लाइन की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है ट्रेड वो इफेक्ट होने लगा, इसकी वजह से लोगों ने छोड़ के जाने लग गए. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. कोई कहता है आर्यंस जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे उन्होंने यहाँ पे आके अटैक कर दिया जिसकी वजह से लोग मर गए और सब खत्म हो गई सिविलाइजेशन. But despite its appearance by 1200 BCE, the Harappan civilization left a significant legacy influencing the later cultures and shaping the historical trajectory of the Indian subcontinent. But ये अब भी इतनी लेजेंडरी सिविलाइजेशन मानी जाती है आज तक कि इसने आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली जो है हमारी सिविलाइजेशन के लिए एक पाथ जो है वो ले कर दिया था कि कैसे कैसे होना चाहिए सब. आर्कियोलॉजिकल रिसर्च continues to uncover new sites enriching our understanding of this fascinating ancient world. अब आने वाले रिसर्चेज में लेट्स होप कि डेसिफर हो जाए स्क्रिप्ट एंड हमें और पता चलेगा. अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें तो ये लिखा है कि मोहनजोदारो जो है लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है. ठीक है. लेकिन अभी एक रिसर्च हुई है रिसेंटली, उसमें राखी ग्रही निकल के आई है. ठीक है. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना और ऑप्शन में मोहनजोदारो और राखी गृह हो तो आप राखी गृह पे लगा के आना. एनसीईआरटी पुरानी है. न्यू एनसीईआरटी में आई होप हो गया हो, अब तक चेंज नहीं हुआ है. क्वेश्चन आए तो आपको राखी गृह ही लगा के आना है वरना वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड अगर आपको उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दूंगी, तो वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपको और लाइक you need to be in contact with the educators, so don't forget to join the telegram link. Thank you.